देखिए, सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए हमारे पास एक सही रणनीति होनी चाहिए और हमारे पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम सीटेट जैसे परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। इसमें केवल और केवल शैशवावस्था से संबंधित प्रश्नों को नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें नृत्य यानी कि जो डांस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, या जो नए हैं सभी लोग इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जरूर लगा लेंगे। सभी लोग अपने स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगा लेंगे, क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी को पता चलना चाहिए कि टेट वाली क्लास पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है प्रवीण सर के द्वारा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बताइएगा। प्रश्न ये है कि शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? पिता को, नर्स को, शिक्षक को और माता को। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो जल्दी से इसका आंसर साझा कीजिए। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? पिता को, नर्स को, शिक्षक को, माता को। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दे दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, आप सभी लोग इसका जवाब दे चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल चौथा सही हो जाएगा। तो शिशु सबसे पहले अगर किसी को पहचानता है तो अपनी माता को पहचानता है और किसी को नहीं पहचानता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब जल्दी से दीजिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि हमें बेसिक नहीं याद होता है, तो फिर जो हमारे बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम गलत कर देते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। जो सबको आते हैं वो हमें भी आना चाहिए, जो किसी को नहीं आते वो भी हमें आना चाहिए। तब फिर क्या होता है, हम सिलेक्शन ले लेते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 206, 350, 270 और 32। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। थोड़ा सा यहाँ डाउट लग रहा है, 350 प्लस भी कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, 350 प्लस भी मिल जाता है, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अगर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 270 यहाँ बताई गई है। लेकिन एक बार देखिएगा, हो सकता है 350 भी कहीं मिले। अगर मिलता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। अगर नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या, अगर कुछ और डेटा कहीं पर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, मन किसका है? यहाँ पर किसका एक तरीके से कथन हो सकता है? बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने ऐसी बात कही है, रॉस महोदय ने कहा है, रूसो ने, माता ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक माने जाते हैं, यह किसका मन हो सकता है? तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो का। रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक माने जाते हैं। तो रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर जो होते हैं वो प्राथमिक शिक्षक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये है कि 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। यह मत किसका है? थॉर्नडाइक का है, रूसो का है, रॉस का है और बीएन झा का है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। थॉर्नडाइक का मत है, या किसका मत हो सकता है? रूसो का मत है, रॉस का मत है और बीएन झा का मत है। जल्दी से जवाब इसका दीजिए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में अर्ध स्वप्न में बालक स्थिति में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। यह किसका कथन है? थॉर्नडाइक महोदय का यह कथन है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम होता है, 1200 ग्राम होता है और 300 ग्राम होता है और 250 ग्राम होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, बड़ा ही सरल प्रश्न है। बड़े ही सरल प्रश्न आज रखे गए हैं, तो जल्दी से आप आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो नवजात शिशु के जो मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम होता है।
और वयस्क का अगर देखा जाए तो 1200 प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है या कितना प्रतिशत हो जाता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है। 85%, 90%, 95%, 90% और 45%। जल्दी से जवाब दीजिए, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि आंसर क्या दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। ध्यान रखिएगा 90%, इसको ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है, तो लगभग 90% हो जाता है। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कौन सी अवस्था सीखने का आदर्श काल है या सीखने का अनोखा काल माना जाता है। तो कौन सी अवस्था में बच्चा सीखता ज़्यादा अच्छे से है, बाल्यावस्था में, गर्भाधान में, और किशोरावस्था में, और शैशवावस्था में। जवाब जल्दी से दीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब यहाँ पर भी आपको जवाब देने में अगर गलतियाँ हो रही है तो बिल्कुल आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल निम्न है। आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे 199 वाले कोर्स को, बहुत ही अच्छा कोर्स है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारे छात्रों ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल उनका सही है, चौथा ही दिया हुआ है। तो सीखने का आदर्श काल कह सकते हैं, सीखने का जो अनोखा काल माना जाता है वो है शैशवावस्था है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कहता है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 1 kg होता है, और 31/2 kg होता है, और 41/2 kg होता है या 3 kg होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, लगभग बता दीजिए। 4.5 kg, 3.5 kg, और 1 kg या 3 kg। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि एक नवजात शिशु का भार कितना होना चाहिए जन्म लेने के बाद। तो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 3 kg होना चाहिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो कहीं कहीं पर देखिए यहाँ पर 31 kg लिखा है, ना कि 3.5 kg लिखा है। यहाँ पर 41 kg लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 3.5 kg तक भी सही माना जाता है दोस्तों, अगर 3.5 kg मिल जाता है तो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर बताइएगा। 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क का वजन कितना होता है। अभी हमने आपको बताया था 1 kg 300 ग्राम, 1 kg 200 ग्राम, और 1 kg 250 ग्राम, और 1 kg 1400 ग्राम, 400 ग्राम। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से दे दीजिए आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 6 वर्ष के बच्चे का मस्तिष्क का वजन कितना होगा। 6 वर्ष के जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क का वजन अगर देखा जाए तो 1250 ग्राम होता है। 1250, अभी हमने आपको बताया था 1200 प्लस, तो 1200 प्लस का मतलब हो जाता है 1250 ग्राम। ठीक है, 1200 प्लस का मतलब 1200 ही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत बच्चे में निकल जाता है। कितने वर्ष में बच्चों के सभी दांत दूध के निकल आते हैं। 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, और 1 वर्ष में। जवाब जल्दी से दीजिए कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, और 1 वर्ष में। तो इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में लगभग अगर देखा जाए तो बच्चे में जितने भी दूध के दांत आने होते हैं वे सभी आ जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है वैसे सही है। अगर आपके कुछ और भी लगते हैं तो देखिए ये सब कुछ थोड़ा सा फैक्ट वाले डेटा हैं, जो कहीं कहीं पर कुछ और मिलेगा, कहीं पर कुछ और मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस जो आपने पढ़ा हुआ, जो आपके नोट्स में मेंशन है वही सही है। ठीक है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत बच्चे निकल जाते हैं, लगभग 1 वर्ष में देखने को हमें मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, और 206 होती है, 270 होती है, 350 और 217। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 270 प्लस हर जगह मिल रहा है, तो इसका मतलब यही सही होना चाहिए, 270 प्लस ही सही होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर 350 भी हमने देखा हुआ है। ठीक है,
350 हमने देखा है। फिर बाद में क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, शायद 1 मिनट, यह नवजात शिशु पूछा जा रहा है 270 ही है। 350 की कुछ कहानी और है, अलग है। फिर बाद में क्या होता है 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी अगर किसी को पता चले, हमने वैसे पढ़ाया हुआ है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, इस समय मुझे पूरी कहानी याद नहीं है, वे अपने नोट्स में देखकर एक बार पढ़कर क्या करेंगे, कमेंट में पूरी कहानी लिख देंगे। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और शैशवावस्था में, और इनमें से कोई नहीं। स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में और इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था में ही क्या होता है कि बच्चों में एक तरीके से स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। बात करते हैं वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। जो छात्र नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जवाब देते चलिए। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं, आज वे अपने सभी छात्र, जितने भी हमारे छात्र हैं जो वाकई में हमारी बात का सम्मान करते हैं, वे सभी लोग क्या करेंगे, एक बार अपने स्टेटस पर जरूर लगा लेंगे इस वीडियो को। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अब नृत्य से संबंधित कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे वे बड़े ही अच्छे होंगे। जवाब जल्दी से दीजिएगा एक एक प्रश्न का। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, केरल से है और उड़ीसा से है, असम से है और आंध्र प्रदेश से है। जल्दी से जवाब दीजिए कि केरल, उड़ीसा और असम कथकली की बात करते हैं, कथकली की बात करते हैं, कथकली की बात करते हैं, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है भारतीय राज्य किससे संबंधित है, केरल से है। केरल की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक बार कि केरल की कैपिटल क्या है, और केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, मोहिनीपट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली मानी जाती है, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल ही हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं और कथकली की बात करते हैं तो दोनों ही केरल की ही मानी जाती हैं शास्त्रीय नृत्य। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर लोक नृत्य पूछा जा रहा है, ना कि शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, केरल का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, हरियाणा का है और असम का है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है जो मांझ है। इसी के साथ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। आज ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हो पाएगी। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है और हरियाणा है और उड़ीसा है। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा और उड़ीसा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत सारे छात्रों ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल आपका सही है, बी ही सही हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही राज्य जो हैं 7 सिस्टर में आते हैं। तो 7 सिस्टर में आने वाले राज्य कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये 7 राज्य जो है इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, याद कर लीजिए। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी। मधुबनी चित्रकारी से, भरतनाट्यम से, पट्टचित्र से, तंजौर चित्रकारी से। तो मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी, जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो है मृणालिनी साराभाई की कला से जुड़ी हुई है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला क्या है,
कला गुजरात की कला है, शहद निकलने की कला है, बिहार में प्रचलित कला है, और लोक कला है, कहानी कहने की कला है, मधुबनी कला क्या है आप लोग तो पहले ही जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि बिहार से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और उड़ीसा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल नागालैंड यहाँ पर सही हो जाएगा, नागालैंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कहाँ पर? नागालैंड में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव का आयोजित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव का आयोजित किया जाता है? तो नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग जुड़ चुके हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, गलत बात है, शेयर कर दिया करें। कुछ लोग शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं एक दो लोग बढ़ ही जाते हैं, और डेली कम से कम 5-6 लोग को बढ़ाइए भाई, थोड़ा से काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, आप लोगों को क्या पता। ठीक है, ये सारी PDF क्रिएशन कई बार कोई हमारी सहायता करता है तो कई बार वो करता नहीं है, कई बार वो छुट्टी पर चला जाता है। ठीक है, तो हमें ही करना पड़ता है। ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव का आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। अच्छा, सिक्किम की कैपिटल क्या है? याद रखिएगा गंगटोक है, और सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है। सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार बता देता हूँ सिक्किम के बारे में। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है, और सिक्किम यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नेपाल मिलेगा, यहाँ आपको भूटान मिलेगा, यहाँ पर चाइना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है जो सिक्किम है वो यहाँ पर बसा हुआ है, और सिक्किम को 3 देशों ने घेर कर रखा हुआ है। 3 देशों के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती है। किस किसके साथ? एक नेपाल के साथ, दूसरा भूटान, दूसरा चाइना के साथ, तीसरा है नेपाल के साथ, सॉरी भूटान के साथ। नेपाल, चाइना और भूटान के साथ क्या होता है? सिक्किम की बॉर्डर शेयर होती है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में, और गुजरात में, और मध्य प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब आप सोच नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा पहला लगाऊं, दूसरा लगाऊं, तीसरा लगाऊं या चौथा लगाऊं। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, राजस्थान यहाँ का आंसर सही हो जाएगा। तो गणगौर जो है भारत के एक प्रसिद्ध त्योहार है, वो है राजस्थान का। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है कि विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक तरीके से कह सकते हैं, जीसस जो है ईसाइयों का होता है, जो कि आप जानते ही हैं। एक केरल में है, तमिलनाडु में है, गोवा में है, और आंध्र प्रदेश में है। अगर कोई थोड़ा सा इसको दिमाग लगाकर आंसर करना चाहे तो बड़ा ही आराम से कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा, गोवा सही हो जाएगा। केरल कुछ लोग सोच रहे थे, लेकिन गोवा को पहले प्राथमिकता दीजिए। वहाँ पर क्या था कि ईसाई लोग पहले अपनी मस्जिद, क्या नाम था यार, जो उनकी मंदिर होती है उसे क्या कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। चलिए बात करते हैं, इतिहास में इसकी चर्चा की भी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? माचू पिचू कहाँ स्थित है? आप लोगों को पहला क्वेश्चन ही मिल रहा है। विश्व विरासत स्थल ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाए। पेरू, जापान, चीन, वियतनाम। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन चिंटू पिंटू वाले भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिए। माचू पिचू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पेरू में स्थित है। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। ग्वांग ग्याल टेसन, ग्वांग नमग्याल और जिग्मे वांगचुंग उगेन, ये सब चीनी भाषा है दोस्तों। ये सब चीनी भाषा है, मत सोचिए कि सर अपने आप से लिख दिया है, ठीक है। सब चीनी भाषा है, ठीक है। तिब्बत जो है चीन में ही है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसकी कहानी कुछ अलग है, बाद में देख लेंगे। 1962 में क्या हुआ था कि चाइना और भारत का युद्ध हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ से क्षेत्र हमारा चला गया था। चलिए इसके आंसर के बारे में बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा से हो जाएगा। मुझे पता है कि सारे छात्र नहीं बता पाएंगे, इसको लिख लीजिए, अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। चलिए, एक संस्कृति की मान्यताओं और मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाएगा? एक संस्कृति की मान्यताएं हैं, मूल्यों हैं, प्रथाएं हैं और उन सिद्धांतों से संबंधित संस्कृति के दृष्टिकोण को आप क्या कहेंगे? सांस्कृतिक स्वतंत्रता कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे, सांस्कृतिक व्यवहारिकता कहेंगे और सांस्कृतिक परस्परधीनता कहेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे, क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत आप कहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय लोग होली कैसे मनाते हैं आप जानते हैं? कबूतरों को मुक्त कर देते हैं, एक दूसरे का मजाक बना देते हैं, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक देते हैं और दीप का प्रज्वलन करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? आप बोलोगे आप लोग सर इतना चिंटू पिंटू, आप सोचेंगे हमें नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है आप लोगों को, भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? थार मेला, कुंभ मेला, उदयपुर मेला और पुष्कर मेला। जवाब जल्दी से दीजिए। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छात्र बताने में थोड़ा सा असहज फील कर रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? और जोधपुर, सोलापुर और जयपुर और जबलपुर। जल्दी से जवाब दीजिए। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि क्या कर इसका आंसर कैसे दूं, और कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसमें भी इंटू चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन को तो मैं गलत कर ही नहीं सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो कुछ छात्र ने आंसर दिया है, बिल्कुल जयपुर आप दे दिए हैं पहले ही, गुलाबी सिटी जयपुर। देखिए आप लोग जुड़ते नहीं हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एक गलत बात है। 3-4 लोग जुड़ते हैं, थोड़ा से मनोबल कई बार कम हो जाता है। मेरे ये नहीं समझ आता जाते कहाँ हैं सब, चले कहाँ जाते हैं जो सभी लोग जुड़ते नहीं। 14-15 लोग हमारे साथ हैं, अगर सभी लोग जुड़ जाए तो हमारा भी मनोबल बढ़ जाए, लेकिन जुड़ते नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता वे कहाँ चले जाते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, ठीक है। जबकि सबको जुड़ना चाहिए। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है और उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, इसकी कहानी एक ये है, 1025 में क्या हुआ था? 1025 में महमूद गजनवी 1025 में क्या हुआ था कि महमूद गजनवी ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा यहाँ से धन वगैरह लूटा था, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने यहाँ पर अपना आक्रमण किया था 1025 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, बर्मा। ये सब लिख लीजिएगा। जो अभी आपको नहीं मिल रहे हैं कुछ क्वेश्चन को अपने आप से लिख लीजिएगा, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्योंकि देखिए सीटेट हो या यूपी टेट हो, सभी क्या करते हैं 10-15% जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सरल बनाते हैं, ठीक है, वन लाइनर बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सम्मान दिया जाए। तो कि शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, ठीक है। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए, नहीं आएगा मुझे पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से हो जाएगा। कुछ छात्र सोच रहे थे कि इसका नेपाल ही लगा देते हैं, लेकिन अब सोच रहे थे, आप सोचते रह गए, हमने आंसर बता दिया।
जिद अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? इसका भी जवाब देने में आपको कठिनाई हो सकती है, इसको लिख लीजिए। जिद अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? भाई मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, मैं भी इसे देखकर ही बताऊंगा। चलिए इसका आंसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पारसी से जुड़ा हुआ है। जिद अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो है पहला। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? यूएई में है, अबू धाबी में है, सऊदी अरब में है, कतर में है। जवाब जल्दी से दीजिए इसका कि पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? यूएई में है, अबू धाबी में है, सऊदी अरब में है, कतर में है। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं क्या दिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में है, ठीक है। पवित्र शहर मक्का, मक्का में की बात करते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बात करते हैं, तो उनसे रिलेटेड है। मक्का और मदीना दोनों ही हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड है। चलिए आज के जो प्रश्न रहे काफ़ी अच्छे प्रश्न रहे, मुझे लगता है कि आज आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आज के बहुत अच्छे प्रश्न रहे। हाँ, आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि यदि आप वाकई में हमारा सम्मान करते हैं, हमारी बातों का सम्मान करते हैं, तो अपने स्टेटस पर ज़रूर लगा लीजिएगा। और जहाँ मन करे, फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आप फेसबुक चलाते इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा से कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग करते हैं। कहा तो सबसे जाता है, लेकिन करता कौन है, सुनता कौन है हमारी? अब ये देखते हैं कौन व्यक्ति है जो हमारी बातों को उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि हमारी बातों को सम्मान करता है और समझता है हमें। तो देखते हैं कितने लोग ऐसा करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं कल फिर इसी समय।